मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पूरे अयोध्या में राजनीतिक पारा हाई हो गया था। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर में जादू चल गया और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। देखिए। मिल्कीपुर में खिला कमल, पंचर हुई साइकिल। लड़ाई में विजय। मिल्कीपुर में चल गया योगी का जादू। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर जादू चल गया। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने को जिम्मेदारी सौंपी और मिल्कीपुर में योगी का जादू चला। मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान की बड़ी जीत हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका था। मिल्कीपुर सीट से वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के बीच ही देखने को मिला। सपा विधायक अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट के लिए इतना जोरदार चुनाव प्रचार किया कि दिल्ली तक सुर्खियां बनती रहीं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की खास रणनीति का ही नतीजा है कि मिल्कीपुर के खोए हुए किले को योगी आदित्यनाथ जीतने में कामयाब हुए और मिल्कीपुर में कमल खिल गया। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल 65.35% मतदान था, जो साल 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव के वोट प्रतिशत से लगभग 5% ज्यादा रहा। बता दें कि सूबे के सीएम योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए खास रणनीति पर काम किया। उपचुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी ने मिल्कीपुर में प्रदेश सरकार के 7 मंत्रियों की तैनाती की। योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर महीने के 15 दिनों में 3 बार अयोध्या और मिल्कीपुर के दौरे किए। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठकें की। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई थी, इसलिए ही योगी ने इसे इतना गंभीरता से लिया। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि नवंबर में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को उतारा था। वहीं मिल्कीपुर के लिए बीजेपी ने 7 मंत्रियों को उतारा। मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए लगातार सूबे के सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव को राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच की लड़ाई बताई थी। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को भूमाफिया तक कहा था। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पूरे अयोध्या में राजनीतिक पारा हाई हो गया था। मिल्कीपुर उपचुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी मिल्कीपुर में चुनाव हार चुकी थी। इस बार हर हाल में जीत हासिल करने के लिए योगी ने जीत की रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी में एसपी आम आदमी पार्टी गठबंधन बिखर चुका है। एसपी और आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया, सुशासन विकास वाली भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए बहाने बनाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर किया।
और झूठ की गारंटी वाली आम आदमी पार्टी इनको पक्की गारंटी दी है कि अब वापस ना आने देंगे, सदाबहार रहोगे। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अगर यूपी में देखा जाए तो कांग्रेस सपा का गठबंधन है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आए। अब दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं, किस तरह का भविष्य देखते हैं जो विपक्षी गठबंधन है? कुछ लोग बगैर विचारधारा के एक साथ आते हैं, ना नेता है ना नीति और नीयत में भी खोट है। और जहाँ जिस रिश्ते में, जिस गठबंधन में ना सत्य ना समर्पण ना प्रेम और साथ साथ चलने की बात करें, वो 7 महीने साथ ना चल पाए और ना ही ये चल पाए। तो ये तो वही बात है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर टकराव हुआ, तकरार हुआ, बिखराव भी हो गया। 7 महीने में सब कुछ हो लिया भाई, क्योंकि यहाँ कुछ एक जैसा नहीं था। ये सब अलग अलग सोच के लोग हैं। केवल एक बात इन सब की एक थी कि इनमें से अधिकतर लोग बेल पर बाहर हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। सर, यूपी में इस गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? क्या एक साथ नजर आएंगे ये लोग भविष्य में चुनाव में, 2027 का विधानसभा चुनाव? ये पहले भी सब एक साथ आए, महागठबंधन बनाया और जनता ने इनको नकारा और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। आगे भी वही होने वाला है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सीएम योगी का प्रबंधन कारगर साबित हुआ। सीएम योगी ने पूरे प्रचार की कमान संभाली और मंत्रियों की फौज मिल्कीपुर के दंगल में उतारी। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी का 1 बूथ 10 यूथ का फॉर्मूला भी हिट रहा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत के बड़े मायने हैं। मिल्कीपुर में मिला जनादेश बीजेपी को 2027 का संदेश देगा। सीएम योगी ने पूरे प्रचार की कमान संभाली और मंत्रियों की फौज मिल्कीपुर के दंगल में उतारी। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी का 1 बूथ 10 यूथ का फॉर्मूला भी हिट रहा। मिल्कीपुर उपचुनाव की जीत के पीछे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फुल प्रूफ चुनावी व्यूह रचना थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी जो बूथ स्तर पर प्लानिंग थी, उसका असर नतीजों में साफ देखा गया। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी पर हावी रही। यही नहीं, जो 30 राउंड की काउंटिंग थी, हर राउंड में भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी पिछड़ती नजर आई। महामंत्री संगठन धर्मपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जोड़ी ने संगठनात्मक लिहाज से मिल्कीपुर में जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसका असर नतीजों में साफ देखा गया। बूथ प्रबंधन, सांगठनिक समन्वय मिल्कीपुर जीत का महामंत्र बना। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हम संगठन और सत्ता दोनों साथ मिलकर के मिल्कीपुर में लगी। योगी जी के मंत्र को हमने अपनाया। लगातार जो हमारे मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, वो वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाए रखा। जो हमारे संगठन के पदाधिकारी थे, वहाँ पर लोगों से वो मिले, हर घर गए और जो काम योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लगातार किया है, उस पर हमने जनता के बीच में हम जा करके हमने अपनी बात वहाँ पर रखी। और मुझे लगता है कि जो भरोसा योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर लोगों का है, उसी की वजह से इतनी शानदार जीत मिल्कीपुर में हमें मिली। बीजेपी के बूथ प्रबंधन वाले फॉर्मूला का असर ये रहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपना बूथ भी हार गए। महामंत्री संगठन धर्मपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जोड़ी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया। वहीं बीजेपी संगठन और सरकार के मंत्रियों की 16,000 से ज्यादा बैठकें हुई। सीएम योगी के व्यू रचना और बीजेपी संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट ने मिल्कीपुर में इतिहास रच दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक बैठकें हुई, 1000 से ज्यादा बैठकें हुई। खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यही नहीं, वो आम वोटरों में, आम बस्तियों में भेष बदलकर सादगी से पहुंचे और वहां पर फीडबैक लिया। जहां कोर कसर थी, वहां पर तैयारियां की गई। यानी कि एक विस्तृत संगठनात्मक रणनीति से, और वो रणनीति ये थी कि 1 बूथ 10 यूथ के जो कार्यकर्ता तैनात किए गए थे महामंत्री संगठन धर्मपाल की तरफ से, वो रणनीति इस नतीजों में भी साफ मिल्कीपुर के नजर आई। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
मिल्कीपुर उपचुनाव में एसपी को मिली करारी हार के कई कारण रहे। सियासी दांवपेच में एसपी को अपनी ही चली चालों से नुकसान हुआ। अखिलेश आखिरी दिन प्रचार करने गए। डिंपल यादव ने भी सिर्फ एक रोड शो किया। 9 में से 7 उपचुनाव में मिली हार से निराश कार्यकर्ताओं में सांसद अवधेश प्रसाद का रोना भी जोश नहीं भर पाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार का ठीकरा एसपी मुखिया अखिलेश यादव भले ही चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन पर फोड़ रहे हों, लेकिन सियासी बिसात पर एसपी की हर चाल नाकाम हुई। चुनावी शतरंज में एसपी को अपनी ही चली कुछ चालों में भी नुकसान हुआ। अजित प्रसाद की छवि भी उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी उनके सांसद पिता अवधेश प्रसाद की है। इसका भी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। जानते हैं मिल्कीपुर में एसपी की हार के क्या क्या कारण रहे। समाजवादी पार्टी के चुनावी एक्शन में कमी दिखी। सीएम योगी के मुकाबले नहीं खड़ा हो पाया कोई नेता। अखिलेश यादव ने सिर्फ एक बार चुनाव प्रचार किया। एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी सिर्फ एक रोड शो किया। एसपी उम्मीदवार अजीत प्रसाद की छवि लोकप्रिय नहीं थी। 9 उपचुनाव हारने के बाद एसपी में कॉन्फिडेंस में कमी दिखी। समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रबंधन भी खराब रहा। दलितों का भरोसा जीतने में नाकाम रही समाजवादी पार्टी। बाकी जातियों को भरोसा भी नहीं जीत पाई एसपी। उपचुनाव में अवधेश प्रसाद का रोना काम नहीं आया। वहीं मिल्कीपुर चुनाव में एसपी की करारी हार को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि अपनी करारी हार के लिए समाजवादी पार्टी को जनता को जवाब देना चाहिए। पिछली बार विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी हार के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की के तर्ज पर सरकार बनवाई। ऐसे में उन वादों को पूरा करना केंद्र की बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर विवाद करते हुए कहा है कि अब कम से कम सपा को ये सबक मिल गया होगा कि वो लगातार जिस तरह का आरोप लगाते थे कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से वो चुनाव हार रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो उपचुनाव लड़ ही नहीं है। मिल्कीपुर हार पर मायावती के बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बहन जी पहले तय करें कि किससे लड़ना है, पीडीए से लड़ना है या अन्य नेताओं से लड़ना है। मायावती को बीजेपी की साजिश समझनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बहन जी को पहले खुद समीक्षा करनी चाहिए कि उन्हें लड़ना किससे है। उनको पीडीए से लड़ना है या किसी अन्य नेता से लड़ना है। जिस दिन ये बात उनके मन से क्लियर हो जाएगी और भाजपा के द्वारा जो रची जा रही जो साजिश है उसको समझ लेंगी, उस दिन से पीडीए मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक नदारद रहे। अखिलेश आखिर में सिर्फ एक बार प्रचार के लिए पहुंचे। वहीं सांसद डिंपल यादव ने भी एक रोड शो किया। पिछले उपचुनावों में बीजेपी की एक तरफा जीत को देख एसपी कार्यकर्ता पहले ही हताश थे। इस मनोदशा से कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने की भी पार्टी की ओर से कोई कोशिश नहीं हुई। अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को अब आत्ममंथन कर लेना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पोस्टर से नहीं चलेगी, होर्डिंग से नहीं चलेगी, ट्विटर से नहीं चलेगी। उसके लिए आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा। आप बंटवारे के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। 2017 के बाद से देख लीजिए, कोई भी इलेक्शन रहा हो, कोई भी चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। यहाँ तक कि अयोध्या से एसपी के सांसद अवधेश प्रसाद का रोना भी उनके बेटे को जीत नहीं दिला सका। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव पंचूर के 3 दिवसीय दौरे से वापस लखनऊ लौट चुके हैं। सीएम योगी ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में अपने पैतृक गांव के दौरे में आज अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। वहीं सीएम योगी आज बच्चों को भी दुलार करते हुए नजर आए थे। तुम बड़े हो भाई और छोटी क्यों?
महाकुंभ मेले में 28वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड होने की वजह से सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। शाम 4 बजे तक 1,23,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसमें 10 लाख कल्पवासियों और 1,13,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल फुल। स्नान किए कुंभ में प्रयागराज में जा रहे हो महाकुंभ से 144 साल की याद है। जय श्री राम, बोलो गंगा मैया की जय। सबके मन की यही ललसा सबके मन में है, यहाँ पे स्नान करने की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी जी जी, कैसा लगा आपको, अनुभव क्या रहा? सर, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता इस सनातन धर्म के लोगों के लिए। मैं तो कहता हूँ, आइए अपने पाप और अपने पुण्य यहाँ निवृत्त कीजिए और सनातन धर्म की जय जयकार कीजिए। हम राजस्थान से बालोतरा से आए हैं और प्रयाग का बहुत महातीर्थ जो महाकुंभ था बहुत शानदार से चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था है और सारी व्यवस्था के साथ अच्छा चल रहा है। जय श्री राम। स्नान किया सुबह में, बहुत आनंद आया, बहुत स्नान किया और बहुत अच्छी व्यवस्था है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक महाकुंभ मेले में जहां 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वहीं महाकुंभ मेले में क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस विभाग के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण भीड़ को देखते हुए खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। माना जा रहा था कि यहाँ पर 5 के बाद भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है। कैसे क्राउड कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं, हम जिस इलाके में खड़े, संगम एरिया है ये। उधर आप पीछे देखेंगे तो घाट एकदम सब भरे हुए हैं। ये यमुना पट्टी, संगम, गंगा पट्टी सब एकदम खचाखच भरा है। इधर से हमारा झूसी की तरफ चला जाता है, वो भी सब आप देख सकते हैं, सब भरा हुआ है। इधर से हमारा वापसी मार्ग जो है, जो महावीर जी मंदिर और अक्षयवट होकर चला जाता है, वहां से वापसी हो रही है, ये भी एकदम भरा हुआ है। आज 66.5 लाख से ज्यादा लोग तो अभी सुबह 10 बजे तक ही स्नान कर चुके हैं। कल की फिगर 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों के स्नान करने की है। तो भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पुलिस सतर्क है और अच्छी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है। और हमारा पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, सारे संवेदनशील स्थानों पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कहीं भी कोई ऐसा दबाव भीड़ का जो अनियंत्रित हो, इस तरीके का नहीं कहीं बना है। दबाव पड़ने पर किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है? कैसे लोगों को रोका जाता है? कहाँ डाइवर्ट किया जाता है? क्या तरीका अपनाया जा रहा है? अब देखिए, आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे उधर पीछे पॉन्टून पुल हैं जी। अगर संगम पे दबाव बढ़ता है तो हम पॉन्टून पुल से भीड़ को निकाल देते हैं झूसी की तरफ जी। तो इस तरीके से हमारे और भी पॉन्टून पुल हैं जो कि यूज किए जाते हैं जी। बीच बीच में जहाँ जहाँ दबाव बढ़ता रहता है, वहाँ पे लोकली स्ट्रेटजी बना के और उसे रिलीज किया जाता है प्रेशर को जी। सैटरडे संडे वीकेंड माना जाता है, इस वजह से ज्यादा भीड़ आ रही है या लगातार आ रही है? आप लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं सर? देखिए, तो लगातार ही आ रही है। सैटरडे संडे एक फैक्टर रहता है, लेकिन लगातार ही भीड़ आ रही है। मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी और बसंत पंचमी के बाद भी लगातार जो है प्रतिदिन ही भीड़ जो है काफी आ रही है। सर, न्यूज 18 के माध्यम से जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उनसे किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? किस तरह से वो प्लान करें अगर महाकुंभ में आना चाहते हैं, और किन एडवाइजरी का, किन गाइडलाइंस का पालन करें तो सुगमता से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, वापस लौट सकते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि जो भी आए, वो जो बीच में पुलिस ने मार्ग निर्धारित किए हुए हैं, उन्हीं से डाइवर्ट होके आए। हमारे बहुत जगह डाइवर्जन और बैरियर्स हैं, पब्लिक की सुविधा को देखते हुए ही वो बनाए गए हैं। कहीं पे भी किसी डाइवर्जन को, बैरियर को लांघने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि कुछ लोग जाते हैं तो फिर भारी संख्या में लोग उसे फॉलो करके उसे तोड़ने लगते हैं, तो उसे ना करें। दूसरा, जब घाट पे आए तो घाट को जल्दी जल्दी खाली करते रहें। कई बार होता है कि घाट पे लोग बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली भीड़ को समस्या उत्पन्न होती है। तो जल्दी से जल्दी आए, 5-7 मिनट में ही। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। महाकुंभ में 27वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़। शाम 4 बजे तक 1,23,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए, सुरक्षा व्यवस्था भी चौकस।
महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन मुस्तैद, रविवार होने के चलते भीड़ बढ़ गई है। महाकुंभ में बेहतर इंतजामों से श्रद्धालुओं में खुशी, लोगों ने योगी सरकार की काफी तारीफ की। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, स्वच्छता और इंतजामों से प्रभावित दिखे श्रद्धालु, सीएम योगी का गुणगान किया। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, संगम में स्नान करेंगे, त्रिवेणी में पूजा अर्चना करेंगे। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मिले अभिनेता राजकुमार राव, उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद थी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रयागराज का दौरा, महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगी राष्ट्रपति। अभिनेता राजकुमार राव, जाने माने निर्देशक मधुर भंडारकर और अभिनेत्री चित्रलेखा महाकुंभ पहुंची, सभी ने संगम में स्नान और पूजा पाठ किया।